प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत किया जाएगा। करीब 8,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल चूंकि योगा दिवस है और योगा दिवस पर न्यूयॉर्क में एक बड़ा योग दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ कई लोग कहीं न कहीं योग करते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही एक राजकीय भोज का भी आयोजन कराया गया है, जो कि 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम उद्योगपतियों के साथ अमेरिकी जो कांग्रेसी सांसद हैं उनको भी प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग द्विपक्षीय जो बैठकें हैं वो भी रखी गई हैं, जिनमें तमाम उद्योगपतियों के साथ बैठक होगी, सांसदों के साथ बैठक होगी और जो भारतीय प्रवासी हैं यानी कि जो अमेरिका में भारत के लोग रह रहे हैं उनके साथ भी बैठक होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जब बैठक होगी तो निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा होगी और कहीं न कहीं रक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर खासतौर पे एक बड़ी चर्चा हो सकती है। ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है और अब देखना होगा कि दोनों ही देशों के बीच में क्या कुछ चर्चाएं होती है और भारत के लिए क्या कुछ इस प्रधानमंत्री के दौरे से निकलकर खास आने वाला है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे देश भर में कल आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई आयोजन होने हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में लगातार योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर में आयोजन हो रहे हैं। हालांकि अगर हम कल के विशेष आयोजन की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में योग करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम सभाओं में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी अमृत सरोवर हैं वहां पर भी इसके कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों को भी योग के लिए खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोशिश होगी कि इस जरिए से एक संदेश दिया जाए कि भारत की संस्कृति को पूरे विश्व ने अपनाया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बृहद और विशेष आयोजन पूरे प्रदेश भर में कल आयोजित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। खासतौर से कुर्सियां लगी हुई हैं और मंच भी सज करके तैयार है। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस मंच से लोकसभा सदर के गोरखपुर की जनता को संबोधित भी करने का काम करेंगे और इस मंच से 727 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता को सौगात की बौछार करते नजर आते हैं, जो आज बस चंद समय बाद उनका आगमन होगा और करोड़ों की लागत की बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते नजर आएंगे। योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। तमाम बीजेपी के मोर्चे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपने संपर्क अभियान चला रहे हैं। लेके आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर एक आयोजन किया था, जिसमें कहा गया था मोदी जी धन्यवाद, क्या कहें धन्यवाद मोदी जी का सम्मेलन किया गया था, जिसमें पिछले 9 साल में जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उसको लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जितना काम किया गया है उसको लेके धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। पिछड़ा वर्ग की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने इसमें प्रतिभाग ली था। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने भी इसमें सम्मिलित हुए थे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल को लेकर जनसंपर्क अभियान चल रही है और तमाम मोर्चे अपनी अपनी तरीके से इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो बाइक रैली हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे टिफिन पे चर्चा हो। और आज इसमें कहीं ना कहीं धन्यवाद मोदी का सम्मेलन किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उत्तर प्रदेश से 80 में 80 जीतने का वादा भी लिया। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में जाकर और एक जन चौपाल लगा रहे हैं, जहां पर सरकार की जो योजना है वह लोगों को बता रहे हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी गिना रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर बात आगरा की करें तो आगरा की जो विधानसभा फतेहाबाद है, यहाँ के विधायक है छोटे लाल वर्मा, वह समसभा क्षेत्र के तमाम जगहों पर जाकर एक चौपाल लगा रहे हैं और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले जो 9 साल में सरकार ने जो कार्य करा है उनकी उपलब्धियां जनप्रतिनिधियों द्वारा
लोगों को गिनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी युवा कन्वेंशन शुरू करने जा रही है, यानी 10 से 12 जुलाई को एक कन्वेंशन होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के लगातार अपने यूथ को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर कांग्रेस चर्चा करने जा रही है। यानी बेंगलोर में इस युवा कन्वेंशन होने की वजह बताई जा रही है, यानी साफ है कि वहां से इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाएगा, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के यूथ को आगे किया जाएगा। यानी साफ है कि जिस तरीके से बूथ स्तर को मजबूत करने के इरादे से कांग्रेस पहले से आगे बढ़ रही है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो युवाओं को अपने साथ लाना चाहती है पार्टी और उसके साथ साथ में यूथ कन्वेंशन के साथ सहारे ही आगे बढ़ने का इरादा बना रही है। कांग्रेस पार्टी युवा कन्वेंशन शुरू करने जा रही है, यानी 10 से 12 जुलाई को एक कन्वेंशन होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के लगातार अपने यूथ को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर कांग्रेस चर्चा करने जा रही है। यानी बेंगलोर में इस युवा कन्वेंशन होने की वजह बताई जा रही है, यानी साफ है कि वहां से इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाएगा, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के यूथ को आगे किया जाएगा। यानी साफ है कि जिस तरीके से बूथ स्तर को मजबूत करने के इरादे से कांग्रेस पहले से आगे बढ़ रही है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो युवाओं को अपने साथ लाना चाहती है पार्टी और उसके साथ साथ में यूथ कन्वेंशन के साथ सहारे ही आगे बढ़ने का इरादा बना रही है। कांग्रेस पार्टी वरुण गांधी हमेशा अपने काम को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, चाहे किसी भी कार्य की अगर हम बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें कोरोना काल में, या लगातार जो उनके कार्य हो रहे हैं, लोग उनसे उनके प्रशंसक भी हैं, उनकी प्रशंसा भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वही उसके बाद भी कुछ आलोचनाएं भी करते हैं। लेकिन वरुण गांधी हमेशा अपने कार्यशैली के लिए चर्चा में है, वो हमेशा अच्छे काम करते हैं, ऐसा यहाँ जनता का भी कहना। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में जो सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि गीता प्रेस पे जो आलोचनाएं हो रही हैं, उसकी जो आलोचनाएं हो रही हैं वो नकारात्मक है किसी भी तरह, क्योंकि गीता प्रेस अपने आप में एक ऐसा सिर्फ एक प्रकाशक ही नहीं है, एक आंदोलन भी है। उनका यह भी कहना है, ट्वीट कर उन्होंने कहा कि गीता प्रेस अपने आप में कम पैसों में एक जो है किताबें मुहैया कराती, जिससे गरीब से गरीब उनको पढ़ भी सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो कदापि गलत है, किसी भी तरह की कोई आलोचना गीता प्रेस पे नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जो है लोगों को ये भी कहा कि गीता प्रेस सिर्फ जिनको एक प्रकाशक ही समझ रहे थे, कोई प्रकाशक नहीं, अपने आप में एक आंदोलन है। फिल्म आदि पुरुष को बैन करने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। भाजपा जहाँ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आदि पुरुष फिल्म को बैन करना चाहिए। अगर उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर शीघ्र उसको बैन नहीं किया जाता है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर और आंदोलन भी करेंगे। आपको बता दें कि जब से सिनेमा हॉल में इस फिल्म रिलीज हुई है, जब से वहाँ फिल्म देखने वाले दर्शकों की काफ़ी कमी है और इस फिल्म को लेकर काफ़ी आलोचनाएं की जा रही हैं। बताते हैं कि इसको लेकर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि कुछ डायलॉग उसमें उनको संशोधन कर दोबारा रिलीज की जाएगी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इसको फिल्म को बैन करने की मांग की। इस तरह से लगातार यहाँ के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क का बयान आता है और चर्चा में रहते हैं। अब एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिस तरह से संभल के सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की विधि आयोग द्वारा जो धार्मिक संगठनों द्वारा एक रिपोर्ट मांगी गई है, उन्होंने सिविल कोड के ऊपर कहा कि जिस तरह से ये तो आने वाला 2024 का चुनाव है, लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैला रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे कुरान और हदीस का है, हम लोग उस तरह से जीवन गुजारेंगे। हम कितनी शादियां करते हैं, कितने बच्चे करते हैं और क्या हमें पहनना है, क्या हमें रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिस तरह पूरी तरह से इसको रिजेक्ट करना चाहिए, इसको लागू नहीं करना चाहिए। सरकार जब भी चुनाव आता है कुछ न कुछ हथकंडे इस तरह से अपनाती है। फिलहाल इसी तरह से ये हथकंडा अपनाया। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने साकेत नगर में स्थित अवैध रूप से संचालित हो रही मीट बाजार में जमकर लोगों को फटकार लगाई और सारी दुकानें अतिक्रमण चलवाकर हटवा दी। आपको बताते चले कि कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का प्रचंड रूप आज देखने को मिला, जहां कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के स्थित साकेत नगर में अवैध रूप से लंबे समय से सड़क पर खुले बाजार में मीट बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना कई बार स्थानीय लोगों ने मेयर को दी थी। जिसके बाद आज मेयर अचानक मीट बाजार पहुंची और उन्होंने मीट कारोबारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने खुले में मीट बेच रहे दुकानदारों की तत्काल प्रभाव से नगर निगम और पुलिस की टीम बुलवाकर अतिक्रमण अभियान चलाया और सभी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की।
साथ ही उन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया कि अगर आगे से खुले में मीट की दुकान सजाई गई तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का भी काम करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम के मौके पर पहुंचे कैटल कैचिंग दस्ते ने भी सारा सामान उठाकर अपने कब्जे में भी ले लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में जिस प्रकार देखा जाए तो जल नल की योजना की पोल खुलती नजर आ रही है। इस महागठबंधन की सरकार में जिस प्रकार लोग अभी बिहार में गर्मी से, लू से तप रहे हैं और जो सबसे ज्यादा तापमान बिहार में बताया जा रहा है उस मुताबिक यदि देखा जाए तो जल नल की पोल खुलती नजर आ रही है। यदि बात करें बिहार के भोजपुर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, अरवल, भागलपुर जैसे जगहों पे जल नल योजना की योजनाएं जो है फेल हो चुकी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो जो गर्मी की तापमान है और पानी की जो लेयर है वो नीचे होती जा रही है, जिसके चलते कोई भी यदि वहां पे देखा जाए जल नल योजना के माध्यम से जो टंकियां लगी थी उसमें ढंग से टंकी भी नहीं है, वहां पे नल है तो वहां पे जल नहीं है, यहाँ यदि पानी यदि गिर रही है तो वहां पे नल बंद करने के लिए नहीं है, तो बहुत सी तरह की समस्याएं होती जा रही है। सबसे मजे की बात यह है कि बिहार में अब तक जितने भी जल नल योजना के ठेकेदार थे वो अपनी पेमेंट का भुगतान तो करा चुके हैं, लेकिन देखने के लिए, अब बोलने के लिए कोई वरीय पदाधिकारी उचित नहीं समझते हैं, जिसके चलते बिहार के सारे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जल नल का मजाक सा बनता हुआ दिख रहा है। सड़क हादसे में मां बेटी गंभीर रूप से घायल, वहीं स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर डॉक्टरों ने बेटी को किया मृत घोषित, वहीं मां का चल रहा है इलाज। जी हां, हम आपको बता दें ये पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हाईवे का है, जहां पर पैदल जा रही मां बेटी को एक अज्ञात कार ने अनियंत्रित होकर के रौंद दिया, जिससे कि मां बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने 8 वर्षीय बेटी को मृत घोषित कर दिया और वहीं गंभीर रूप से घायल मां का इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश याकूब गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस यहां पर फिलहाल जो मुठभेड़ स्थल है यहाँ पर कॉम्बिंग भी कर रही है। इसके साथ कोई बदमाश और तो नहीं है, उसकी भी जांच पड़ताल जारी है। इस बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कई चोरी के बैटरे भी बरामद किए हैं। याकूब जो घायल बदमाश है उससे पूछताछ में पता चला है कि याकूब एक शातिर किस्म का चोर है और क्षेत्र में, आसपास के थाना क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और बैटरी चोर गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है। पुलिस अब इस बदमाश से और ज्यादा पूछताछ में जुट। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी रहमान पर आज सहारनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। हाजी रहमान की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हाजी रहमान के ऊपर इससे पहले भी सहारनपुर, नोएडा और गाजियाबाद की संपत्तियों पर सहारनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। आज की अगर हम बात करें तो सहारनपुर जिला अधिकारी के निर्देश पर सहारनपुर पुलिस लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में विशाल खंड 2 में जो संपत्ति हाजी रहमान की थी उसको कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कोठी की कीमत की बात की जाए तो 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जल्द ही हाजी रहमान के ऊपर और बड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से की जाएगी। वर्तमान समय में बात की जाए तो हाजी रहमान के 4 बेटों के साथ साथ हाजी रहमान का भाई जेल में बंद है, लेकिन लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हाजी रहमान फरार चल रहा है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कब तक हाजी रहमान को गिरफ्तार कर पाती है। उसके अलावा आने वाले समय में हाजी रहमान की और संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के थाना रानीपुर क्षेत्र के अचौलिया नवापुरवा गांव में मस्जिद पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय बहराइच रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में एक पक्ष का कहना है कि उन्होंने मस्जिद का वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जबकि उस मस्जिद का नाम अबू बकर मस्जिद है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि चोरी छुपे मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मनपसंद नाम पर मस्जिद का नाम कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि थाना रानीपुर क्षेत्र के अचौलिया नवापुरवा में 2 गुटों में मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है।
उन्होंने बताया कि एक पक्ष उस मस्जिद के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष उस पर जबरन नाम बदल कर चोरी छुपे रजिस्ट्रेशन का आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में मामूली विवाद है, दोनों पक्षों की तहरीर मिली है, जिस संबंध में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही एक अधिकारी की रहपट मारने की वीडियो वायरल। जी हां, आपको बता दूं, थप्पड़ मारने की वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही, जब उसको संज्ञान लिया गया तो बताया जा रहा है कर्मचारी द्वारा आरोप लगाकर कि ये वीडियो मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोहरा जी की है, जो खुद एक कर्मचारी के रहपट मार रहे हैं और कर्मचारी सेक्रेटरी बताया जा रहा है। और आज सेक्रेटरी इकट्ठा हो एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दे उन्होंने कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार अगर कोई वीडियो वायरल होती है तो उसका एक्शन नीरज कुमार जादौन जो बिजनौर के एसपी हैं सही जांच कर कार्रवाई करते हैं। तो अब देखना यह है, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी हैं, उस लेवल पे जांच होगी, क्या इन छोटे कर्मचारियों को इंसाफ मिलेगा, ये अपना आप में बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें, दीपेंद्र नाम के सेक्रेटरी के जैसे ही वीडियो वायरल हुई थप्पड़ मारते ही तो सारे कर्मचारी इकट्ठा हो धरने पे भी बैठे और एसपी सिटी के यहाँ पहुँच उन्होंने मांग भी की। झांसी में नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता, करीब 50 लाख रुपए की कीमत का गांजा पकड़ा। आपको बता दें कि लंबे समय से जिले में गांजे के व्यापार की सूचनाएं आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं कि जो भी जगह है उन पर छापामार कार्रवाई की जाए। इसी के दौरान सूत्रों से जानकारी मिली कि हसारी के एक मकान में लंबे समय से गांजे का व्यापार चल रहा है। इसी को लेकर नारकोटिक टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 1 कुंटल गांजा मिला है। साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिसका आज खुलासा करते हुए झांसी पुलिस ने बताया है कि 2 लोगों को पकड़ा गया है और जिसकी मार्केट में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए का यहाँ पर गांजा मिला हुआ है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। के रहने वाले राम अवतार शर्मा ने जब अपना बाग कटवाया तो उन्हें लगा कि उनके पक्षी जो पक्षी इस बाग में रहते थे वो कहाँ रहेंगे। उन्होंने उसके लिए एक 6 मंजिला 512 पक्षियों के फ्लैट बना दिए, जिसमें कि 7 लाख रुपए करीब की लागत आई। अब उस फ्लैट को देखकर हर कोई सोचता है कि ये फ्लैट किसने किस चीज़ के लिए बनवाया है। उस फ्लैट में पक्षी रहते हैं और उसमें जो भी उसको देखता है आश्चर्यचकित हो जाता है।